अब देखते हैं वनों का वर्गीकरण, ठीक है? तो कानूनी वन होते हैं कुछ, जो कि होते हैं वैधानिक, कुछ होते हैं भौगोलिक आधार पे और एक होते हैं चैंपियन और सेट का वर्गीकरण। तो कानूनी के आधार पे होते हैं आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत, ठीक है? तो ये हो गए। फिर भौगोलिक आधार पे होते हैं उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार, फिर है उष्णकटिबंधीय सागवान वन, ठीक है? तो उष्ण तो अपन समय लगाएंगे, सागवान याद रखते हैं। एक है मानसूनी वन, एक है धोकड़ा, एक है मरुस्थलीय और एक है उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। फिर 1936 में हैरी जॉर्ज चैंपियन ने भारत की वनस्पति का सबसे लोकप्रिय एवं मान्य वर्गीकरण किया था। किसने? हैरी जॉर्ज चैंपियन ने। 1968 में चैंपियन एवं एस के सेठ ने मिलकर स्वतंत्र भारत के लिए पुनः इसको प्रकाशित किया था। यह वर्गीकरण पौधों की संरचना, आकृति विज्ञान और पादपी स्वरूप आधारित था। वनों को 16 मुख्य वर्गों में विभाजित कर उन्होंने 221 उपवर्गों में बांटा है, ठीक है? अब देखो, भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत राजस्थान रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया आरएफए में वे सभी क्षेत्र शामिल हो सकते हैं जिन्हें राज्य के किसी अधिनियम, स्थायी कानून या किसी राजस्व रिकॉर्ड के अंतर्गत वनों के रूप में दर्जा दिया गया है। तो ये कौन है? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है ये, ठीक है? तो जिनमें कानून वानून में डाला है, ठीक है, चाहे उसमें पेड़ उग ही नहीं रहा हो। फिर अब वैधानिक वर्गीकरण देखें तो आता है सबसे पहले आरक्षित, ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट, वो है अपना 36.99। फिर रक्षित यानी प्रोटेक्टेड वो है 56.51 और अवर्गीकृत वो है 6.50। फिर अपने देखें तो आरक्षित वन है कितने? 12,178। रक्षित है 18,605। अवर्गीकृत है 2137। फिर आरक्षित वन यानी रिजर्व फॉरेस्ट है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर है? वो उदयपुर में है। फिर जो प्रोटेक्टेड है वो 12 में है और अवर्गीकृत कहाँ पर है? बीकानेर में। फिर चैंपियन सेट का वर्गीकरण जो 1968 वाला है उसमें देखें तो राजस्थान के वनों को दो भागों में बांटा है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन और उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। तो कौन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय पतझड़ और उष्णकटिबंधीय कांटेदार। फिर इन भागों को 20 भागों में विभाजित कर दिया उसने। अब इसमें भी देखते हैं तो उत्तरी शुष्क पर्णपाती वन है जो ऊपरी क्षेत्र में मिलते हैं, ठीक है? शुष्क पर्णपाती जिनकी मतलब है ना, वो गिरा देते हैं, अपनी लीव्स को गिरा देते हैं, ठीक है? नॉर्दर्न ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ये अपने हैं कितना? 38.78%। फिर है एनोगीसस पेंडुला वन, तो एनोगीसिस पेंडुला वन है, ये है 14.78%, ठीक है? फिर है शुष्क पर्णपाती स्क्रब, तो ये ऐसी झाड़ियां हैं जो जो शुष्क यानी गर्मी के टाइम पे, मतलब जहाँ पे गर्मी रहती है, शुष्क माहौल रहता है, उस टाइम पे अपनी पत्तियां गिरा देती है। तो पर्णपाती स्क्रब ये है 10.92, ठीक है? और फिर है अति शुष्क सागवान वन, तो वेरी ड्राई टीक फॉरेस्ट, ठीक है? तो यहाँ पे टीक फॉरेस्ट भी मिलते हैं 4.92%। फिर मरुस्थलीय ड्यून स्क्रब, तो जो ड्यून में जो स्क्रब होते हैं वो है फिर 4.53। मरुस्थलीय कांटेदार वन वो है 3.80। तो कौन कौन से सबसे ज्यादा इनके हिसाब से कौन से हैं? शुष्क पर्णपाती वन जो कि है अपने 38.78। फिर है एनोगीसस पेंडुला वन जो है 14.78। शुष्क पर्णपाती स्क्रब है वो है 10.92। अति शुष्क सागवान वन है वो है 4.92। मरुस्थलीय ड्यून स्क्रब है वो है 4.53। मरुस्थलीय कांटेदार वन है वो है 3.80। फिर है इनका, ये जैसे राजस्थान है तो इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। भौगोलिक वर्गीकरण है कुछ। फिर भौगोलिक वर्गीकरण आ गया तो इसमें अगर अपन देखते हैं तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय यानी ट्रॉपिकल डेजर्ट है सबसे पहले। तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल यह है 6% भाग में, और पश्चिमी राजस्थान में है वनस्पति इसमें मरुद्भिद मिलती है, वर्षा है 0 से 30 सेंटीमीटर। फिर एक है अपना
ऊपर चले तो उष्णकटिबंधीय धोकड़ा ट्रॉपिकल धोकड़ा वन, यह 30 से 60 सेंटीमीटर बारिश होती है और अर्धशुष्क मरुस्थल जिले हैं इसमें, अर्धशुष्क। यहाँ पे वृक्ष जैसे खेजड़ी, रोहिड़ा, केर, बबूल, ठीक है। फिर है उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़, तो ये है मानसूनी और पतझड़, ठीक है। तो ये यहाँ पे वर्षा होती है 50 से 80, ये है उदयपुर है, चित्तौड़, राजसमंद है, भीलवाड़ा, फिर अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये 28% है। यहाँ पे वृक्ष साल, सागवान, शीशम, आम, चंदन। फिर है नीचे उष्णकटिबंधीय सागवान वन, ठीक है। तो सागवान वन कितने में है? यहाँ पे वर्षा होती है 75 से 110। यहाँ पे है वागड़ क्षेत्र है, कोटा है, झालावाड़ है, और यहाँ पे वनस्पति है गूलर, महुआ, तेंदू। फिर उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, तो ये यहाँ पे वर्षा होती है 150 सेंटीमीटर, विस्तार है माउंट आबू में, और यहाँ पे वनस्पति है आबू एंसिस, जामुन और बांस, तो ये सब है। फिर भौगोलिक दृष्टिकोण से फिर देखते हैं अपन आगे चलें तो भौगोलिक दृष्टिकोण हो गया। अब इसमें जैसे अपन ने देखा ये वही है सब। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से उपोष्ण कटिबंधीय कटीले वन, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है। फिर उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, सॉरी, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन यानी ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। फिर उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन, सब ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट, तो ये सब है। तो ये कहाँ पर है? उष्णकटिबंधीय कटीले वन, ये पश्चिमी शुष्क और अशुष्क प्रदेश में है, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, बीकानेर, चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनू आदि आते हैं। पेड़ छोटे आकार के हैं, झाड़ियों की अधिकता है, लंबी जड़ें वाले कटीले होते हैं ये। खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, कैर, थौर, खेजड़ी प्रमुख वृक्ष हैं। फिर मरुस्थल का कल्प वृक्ष भी है खेजड़ी। फिर झाड़ियाँ कौन सी है? फोक, आंकड़ा, कैर, लाना, अरना, जड़बेर। फिर प्रमुख घास कौन सी है? सेवण, धामण, अंजन, मुराद आदि। फिर सेवन पशुओं की बहुत पौष्टिक से पशुओं के लिए बहुत पौष्टिक होती है ये। फिर उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, तो विस्तार राजस्थान के बहुत बड़े क्षेत्र में है, ठीक है। और मध्य दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भागों में पाया जाता है ये 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इन वनों में कई उपप्रकार होते हैं। तो विस्तार राजस्थान के बहुत बड़े क्षेत्र पर है, मध्य, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भागों में मिलता है ये। कौन सा? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। फिर है शुष्क सागवान वन, तो इनको देखें तो विस्तार है राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। जिले उदयपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बारां जिलों में। फिर सागवान वृक्ष सागवान मिलता है यहाँ पे 50 से 75% तक, तो यही मिलता है, कारण इसी कारण इसको सागवान वन कहते हैं। और वृक्ष जैसे तेंदू, धावड़, गुर्जन, गोंडल, सीरीस, खेर, सेमल, रीठा, ठीक है। सागवान अधिक सर्दी और पाला सहन नहीं कर पाते। सागवान की लकड़ी कृषि औजार और इमारती कार्यों के लिए बहुत उपयोगी है। फिर बांस के वन, विस्तार राजस्थान के प्रचुर वर्षा वाले क्षेत्रों में है, जैसे बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बारां, सिरोही, कोटा। पेड़ बांस की अधिकता अधिक है, धोकड़ा, सागवान और धाकड़ वन भी है। फिर है मिश्रित पर्णपाती, राजस्थान के दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों में, जिसमें सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां। मुख्य रूप से इनमें आंवला, तेंदू, अमलतास, रोहन, करंज, गुलर, जामुन और अर्जुन के वृक्ष मिलते हैं। वनों में से किसी एक वृक्ष की प्रधानता नहीं है। फिर है सालर वन, तो विस्तार है 450 मीटर से अधिक ऊंचाई की पहाड़ी पर। जिले हैं उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही, पाली, अजमेर, जयपुर, सीकर और ये जिले हैं। फिर यहाँ पे जो प्रमुख वन है वो वृक्ष कौन कौन से हैं? सालर, धौक, कठोड़ा, दावड़। सालर वृक्ष गोंद का अच्छा स्रोत होता है। इसकी लकड़ी पैकिंग में डिब्बे बनाने में काम आती है, तो इसकी लकड़ी पैकिंग में डिब्बे बनाने में काम आती है। फिर पलाश के वन, तो विस्तार जहाँ धरातल कठोर है और पथरीला है, पहाड़ियों के मध्य बहुतायत मात्रा में है। जिले हैं अजमेर, अलवर, सिरोही, उदयपुर, पाली, राजसमंद। पलाश या डाक, तो वैज्ञानिक नाम है ब्यूटियोमोनोस्पर्मा
और जंगल की ज्वाला भी कहते हैं। ऐसे मैदान क्षेत्र जो कंकरीले हैं तथा मिट्टी अपेक्षाकृत कम होती है, वहाँ ये वन प्राप्त होता है। फिर खैर के वन, तो खैर के वन राजस्थान के दक्षिणी पठारी भाग में है। झालावाड़, कोटा, बारां, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर में मिलते हैं सर्वाधिक। उदयपुर में है। सर्वाधिक कहाँ पर है? उदयपुर में है खैर के वन। रोहिड़ा, अरंज, अरुंज आदि वृक्ष हैं। कथोड़ी जनजाति के द्वारा खैर वृक्ष की छाल से कत्था बनाया जाता है। फिर धोकड़ा वन तो विस्तार है रेगिस्तानी क्षेत्रों में छोड़कर राजस्थान के सभी क्षेत्रों में। तो रेगिस्तानी क्षेत्रों को छोड़कर राजस्थान के सभी क्षेत्रों में है। 240 से 760 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। जिले हैं कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। धोक, अरुंज, खैर, खिरनी, सालर, पलास भी यहाँ पे बहुतायत में मिलते हैं। पर्यावरण के अनुकूल वन है, ये सर्वाधिक विस्तार है इनका। फिर वन राज्य की मुख्य वनस्पति है ये। और दोकड़ा की लकड़ी मजबूत होती है, इसलिए जलाकर कोयला प्राप्त किया जाता है। दोकड़ा को धोक के नाम से भी जाना जाता है। फिर बबूल के वन तो विस्तार जहाँ धरातल में नमी कम है और जिनके वृक्षों की मात्रा बहुत कम है। अधिक नमी वाले क्षेत्रों में इनकी संख्या बढ़ जाती है। गंगानगर, बीकानेर, नागौर में, जालोर, अलवर, भरतपुर में मिलते हैं। बबूल, नीम, हिंगोटा, केर अन्य वृक्ष हैं जहाँ पे मिलते हैं। फिर ऐसे मैदानी क्षेत्र जो कंकरीले होते हैं, मिट्टी अपेक्षाकृत कम होती है, वहाँ ये वन मिलते हैं। कौन से? बबूल के वन। फिर है उपोष्ण पर्वतीय वन, तो विस्तार है। वन केवल आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। सदाबहार और असदाबहार वनस्पति होती है। वृक्षों में सघनता अधिक है, अतः साल भर हरियाली बनी रहती है। वृक्ष हैं आम, बांस, नीम, सागवान। फिर राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के आधे प्रतिशत से भी कम भाग पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। औषधीय वनस्पति विश्व में केवल माउंट आबू में पाई जाती है। फिर है वन संपदा, तो वन संपदा है कुछ वो है। और उसके बाद तो ये वन संपदा है। अब ये है कुछ डोमिनेंट ट्री स्पीशीज इन ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट। तो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट में कौन कौन से? टॉप 5 स्पीशीज इन नंबर इन ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो ये जो फॉरेस्ट में नहीं है उनके बाहर कौन से ट्री हैं? सबसे पहला कौन सा है? एक तो अगर ग्रामीण में देखें तो वहाँ पे है सिनेरेरिया, प्रोसिपस सिनेरेरिया सबसे ज़्यादा चलता है। फिर है प्रोसिपस जूलीफेरा, ठीक है। और फिर है अकेसिया अराबिका। तो ये 3 याद रख लेते हैं, प्रोसिपस सिनेरेरिया, प्रोसिपस जूलीफेरा और है अकासिया अराबिका। तो ये सब ज़्यादा रूरल में मिलते हैं, सिनेरेरिया, जूलीफेरा और अराबिका। पर अगर सिटीज़ में देखें तो यहाँ पे मिलता है एक इंडिका मिलता है सबसे पहले, तो फिर प्रोसिफस जूलीफेरा ही मिलता है दूसरे पे, और तीसरे पे फिर वही अराबिका मिलता है। तो यहाँ पे एक इंडिका आ जाता है, ठीक है। फिर आगे चलें तो मेजर इन्वेजिव स्पीसीज इन द स्टेट। अगर कुछ इन्वेजिव स्पीसीज देखें तो वो कौन कौन से हैं? तो एक तो है ये टोरा, कैसिया टोरा। फिर एक है लेंटाना कमारा, एक है सेना एक्सीडेंटलिस। तो एक कौन कौन से हैं? कैसिया टोरा, लेंटाना कमारा, सेना एक्सीडेंटलिस, प्रोसिफस जूलीफेरा, और एक है अपना ट्रूमफेटा रोम्बिडिया, जो भी है, ट्रूमफेटा रोम्बोडिया, जो भी है, रोमोइडिया, जो भी है। अब आगे चलें। फिर खेजड़िया समीत, तो यह मरुस्थल के कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। और अन्य नाम है इसका खफ। ये संयुक्त आराम में कहते हैं इसको खेजड़ी, जांटी, जाट, फिर जंड, कांडी, वणी, सम्मी, सुमरी। ये सब इसके नाम है। कौन कौन से? खफ, खेजड़ी, जांट, जांटी, जंड, कांडी, वणी, सुमरी। फिर बॉटनिकल नाम है इसका प्रोसिपस सिनेरेरिया, ठीक है। और यह दलहन परिवार का फलीदार वृक्ष है, ठीक है, दलहन परिवार का है ये। खेत में खेजड़ी का वृक्ष होना भूमि की उपजाऊ शक्ति का द्योतक है। 1983 में इसे राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष घोषित कर दिया गया। खेजड़ी का वाणिज्यिक फसल थार शोभा, खेजड़ी की वाणिज्यिक फसल को कहते हैं थार शोभा।
ठीक है। फिर चारा लुंग कहलाता है इसका। इसका फूल मींचर होता है। इसका फल होता है सांगरी। सूखने पर फल को खोखा कहते हैं। तो चारा होता है लूंग, फूल होता है मिंजर, फल होता है सांगरी, और फल सूखने पे खोखा कहलाता है। फिर रोहेड़ा। रोहेड़ा क्या है? वनस्पतिक नेम है इसका। टोकोमेला उंडुलता। राजस्थान का राजकीय पुष्प है ये। 1983 में घोषित किया था। फिर राजस्थान के थार मरुस्थल पाकिस्तान में पाया जाता है। इमारती लकड़ी का मुख्य स्रोत है ये। शुष्क और अशुष्क क्षेत्रों में पाया जाने वाला वृक्ष है, और रेत के दौरों के स्थिरीकरण के लिए यह वृक्ष बहुत उपयोगी है। फिर महुआ सर्वा वैज्ञानिक नाम है मधुका लैनगोफोलिया। सर्वाधिक है डूंगरपुर में। आदिवासियों का कल्प वृक्ष है। इससे शराब बनाई जाती है, मोकड़ी। फिर है तेंदू। तेंदू सर्वाधिक हाड़ौती क्षेत्र में मिलता है, प्रतापगढ़ टोंक अजमेर में। पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। और राष्ट्रीयकृत 1974 में लघु वन उपज, उसमें इसको डाल दिया गया है। फिर प्रमुख घास कौन कौन सी है? तो बांस सबसे लंबी घास है, हरा सोना भी कहते हैं। भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन करते हुए गैर वन क्षेत्रों में उगाई जाने वाली बांस को वृक्ष की परिभाषा के दायरे से बाहर कर दिया है। परिणाम स्वरूप गैर वन क्षेत्रों में बांस की कटाई और परिवहन के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। फिर राष्ट्रीय बांस मिशन चल रहा है। राष्ट्रीय बांस मिशन का नाम बदलकर राष्ट्रीय कृषि वानिकी और बांस मिशन किया गया था, और ये राजस्थान के 12 जिलों में है। फिर लोलण या सेवण घास, तो वैज्ञानिक नाम है लसी यूकस सीडिकुस। लसी यूकस सीडिकुस, और ये लाठी सीरीज की सबसे लंबी घास है। ठीक है। फिर एक खस। खस जो मिलती है भरतपुर टोंक सवाई माधोपुर में, सुगंधित इत्र बनाने में उपयोग होता है। ठीक है। फिर एक है बुर, जो बीकानेर की सुगंधित घास है, उपयोग ऑयल बनाने में होता है। फिर मोचिया घास है, जो ताल छापर में मिलती है। मोचिया सैप्रुस रोडेंटस नरम घास है एक तरीके से। तो मोचिया, तो अलग 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 घास कहाँ पे है? बांस नीचे हिस्से में, खस सवाई माधोपुर वाले हिस्से में, मोचिया ताल छापर, बुर बीकानेर, और सेवण है यहाँ पे जो अपना लाठी सीरीज। फिर आगे चलें तो वृक्षारोपण कार्यक्रम, राज्य वानिकी क्रियान्वयन योजना हुई थी 1996 से 2016 में, 20 वर्ष का कार्यक्रम था। फिर मरुस्थलीय वृक्षारोपण कार्यक्रम 1978 में शुरू हुआ था, 75-25 की भागीदारी थी। फिर ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान, तो 9 सितंबर 2022 से शुरू हुआ था ये ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया। इसका उद्देश्य था भारत में वन आच्छादन को बढ़ावा देना। राज्य सरकार द्वारा 23-24 के बजट में घोषणा की गई, जैसे राजस्थान ग्रीनिंग एंड रिवाइल्डिंग मिशन। इसमें क्या किया जाएगा? 80,000 हेक्टेयर भूमि पर, तो 80,000 हेक्टेयर वन भूमि पर वृक्षारोपण करवाया जाएगा। और वन क्षेत्रों के बाहर हरियाली बढ़ाने के लिए ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान के कार्यक्रम के तहत 5 करोड़ पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है। तो 80,000 तो वन के अतिरिक्त भूमि, नहीं नहीं, 80,000 तो वन की भूमि पे वृक्षारोपण होगा, और जो वन क्षेत्र के बाहर हरियाली बढ़ाने के लिए 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। फिर राजस्थान में वन क्षेत्रों के बाहर वृक्ष योजना, तो इसके विभिन्न विभागों, संस्थाओं, नागरिकों के सहयोग से राजस्थान में 5 करोड़ पौधे लगाना है। वितरण 5 करोड़ में से 1 करोड़ पीआरआई को दिए जाएंगे, 1 करोड़ अर्बन लोकल बॉडीज को दिए जाएंगे। ठीक है। और 3 करोड़ पब्लिक को दिए जाएंगे। तो ये है इसका वितरण। फिर है, और योजना के अंतर्गत मार्च 2024 तक कितने 492 लाख करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 375.20 लाख पौधे वितरित किए जा चुके हैं। उद्देश्य है पारंपरिक वनों के बाहर वन क्षेत्रों को विस्तारित करना, किसानों की आय वृद्धि करते हुए कृषि वानिकी प्रणाली को मजबूत करना, वृक्ष आधारित उद्योगों में बढ़ोतरी, कार्बन क्रेडिट को बिक्री को बढ़ावा देना, निजी क्षेत्रों में प्रोत्साहित करना। ठीक है। फिर वन क्षेत्र नीति का अपन ने देखा ही था, 20 वर्षों में 20% बढ़ाना है। और ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों जन संधारण के सहयोग से करना है इसका क्रियान्वयन। वन विभाग के नेतृत्व में चल रही है ये स्कीम। आगे चलें तो सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम है। फिर एक है सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम, तो 20 जुलाई से चल रहा है, जयपुर स्थित हिंगोनिया गौशाला में। एक वृक्ष गौ माँ के नाम अभियान है ये। फिर हरियाणा और राजस्थान अभियान,
तो 2024-25 बजट में मिशन हरियाली राजस्थान की घोषणा की गई। 2028 तक वन क्षेत्र में 20,000 हेक्टेयर की वृद्धि करने की घोषणा की गई है। तो सघन वृक्षारोपण तो हिंगोनिया गौशाला से, ठीक है। पर जो हरियाली राजस्थान है, ये मिशन हरियाली राजस्थान की घोषणा की गई 2024-25 बजट में, और 2028 तक 20,000 हेक्टेयर की वृद्धि करनी है। आगामी 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया। शुरुआत हुई 7 अगस्त 2024 को हरियाली तीज पे। शुभारंभ भजनलाल शर्मा द्वारा किया गया। स्थान था एसडीआरएफ कैंपस गाड़ोता दूदू। लक्ष्य, एक दिन में 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। प्रत्येक जिले में आमजन की सहभागिता से एकमात्र वन की स्थापना की जाएगी। फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पीशीज कार्यक्रम लागू कर प्रत्येक जिले के लिए एक विशेष नस्ल की पौध वहां की पर्यावरण को देखते हुए तैयार की जाएगी। जैसे खेजड़ली जोधपुर में अमृता बिश्नोई इंजेशन प्लांट म्यूजियम की स्थापना की गई। कहाँ पे? खेजड़ली जोधपुर में अमृता बिश्नोई इंजेशन प्लांट म्यूजियम की। फिर पौधों का समुचित पालन कर सर्वाइवल सुनिश्चित करने के लिए 2000 स्थानीय व्यक्तियों को इंसेंटिव के आधार पर वन मित्र लगाया जाएगा। तो पौधों का समुचित पालन कर सर्वाइवल सुनिश्चित करने के लिए 2000 स्थानीय व्यक्तियों को इंसेंटिव के आधार पर वन मित्र लगाया जाएगा। फिर हर इस अभियान में बर्ड, पीपल, गूलर, पिलखन, नेती, पीपल, माखन, कटोरी जैसे पौधे लगाए जाएंगे। फिर हरियालो राजस्थान ऐप के माध्यम से इन पौधों की मॉनिटरिंग की जाएगी। फिर वृक्षारोपण अभियान लंदन ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुए हैं। फिर एक पेड़ माँ के नाम, ये शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। और इस अभियान के तहत 7 अगस्त को 1,46,89,809 पौधे लगाकर प्रदेश ने विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। ठीक है, तो ये कौन सा था? ये था अपने एक पेड़ माँ के नाम अभियान। फिर आगे चलें तो एक वृक्ष गौ माँ के नाम अभियान जयपुर स्थित हिंगोनिया गौशाला में। मिशन वन रक्षण लाए पशुपालन, गोपालन, डेयरी और देवस्थान विभाग की ओर से। प्रदेश में 25 लाख पौधे लगाए जाएंगे। 8 अगस्त को अमृत पर्यावरण महोत्सव चलाया जा रहा है पंचायती राज विभाग के द्वारा। तो ये एक पेड़ माँ के नाम आओ बनाए हरियालो राजस्थान, ये तो मोदी जी ने चलाया था, जिसमें बजट 24-25 में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के माध्यम से हर परिवार को जोड़ते हुए 7 करोड़ पौध रोपण का लक्ष्य रखा है। और इस हरियाली तीज पर 1 करोड़ पौध का विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। तो ये है। तो एक तो है सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम, और ठीक है, फिर एक हरियालो राजस्थान है। मुख्यमंत्री की मंजूरी, प्रदेश के 13 शहरों में ग्रीन लंग्स विकसित किए जाएंगे। ठीक है, जिसमें अलवर के कहाँ पे, मूंगसका में, चूरू के राजगढ़ में, चित्तौड़गढ़ के मंगलवाड़ में, राजसमंद के नाथद्वारा और गणेश टेकड़ी में, उदयपुर के रिसाला में 2-2 करोड़ रुपए, तथा बारा के खैरखड़ी में, बांसवाड़ा के श्यामपुरा में, चित्तौड़गढ़ के किला ब्लॉक में, दौसा के नीलकंठ महादेव, जयपुर के कानोता बांध, राजसमंद के बांदरिया मगरा और टोंक के कच्चा बांध क्षेत्र में 1-1 करोड़ रुपए की लागत से। तो कहाँ पे? 13 शहरों में ग्रीन लंग्स। कौन कौन से? जयपुर के मूंगसका, चूरू के राजगढ़, चित्तौड़गढ़ के मंगलवाड़ा, राजसमंद के नाथ द्वारा व गणेश टेकड़ी, उदयपुर के रिसाला, बारा के खैरखड़ी, बांसवाड़ा के श्यामपुरा, चित्तौड़गढ़ के किला ब्लॉक, दौसा के नीलकंठ महादेव, जयपुर के कानोता बांध, राजसमंद के बांदरिया मगरा, टोंक में कच्चा बांध क्षेत्र। तो राजस्थान को 4 पारिस्थितिकी तंत्र में व्यक्त किया जा सकता है। पहला है मरु पारिस्थितिकी तंत्र, फिर एक है अरावली पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र, एक पूर्वी मैदान पारिस्थितिकी तंत्र, दक्षिण पूर्वी पारिस्थितिकी तंत्र। फिर वन संरक्षण पुरस्कार, अमृता देवी पुरस्कार, शुरुआत हुई थी 1994 में। और इसमें वन विकास में वन्य जीव सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को तो मिलते हैं 1 लाख रुपए और प्रशस्ति। फिर वन विकास और संरक्षण, तो उसमें मिलते हैं 50,000, और वन्य जीव संरक्षण और सुरक्षा के लिए 50,000। तो जिसमें दोनों हो रहे हैं उसमें 1 लाख, और जिसमें एक एक हो रहा है उसमें 50,000। फिर है मापदंड क्या है? ये संस्था अपनी
या पंचायत भूमि पर उगे प्राकृतिक वनों को कम से कम 3 वर्षों तक अपने स्वयं के प्रयास से कटिबद्ध रूप से सुरक्षा प्रदान की हो। फिर 20,000 से अधिक वृक्ष लगाए गए हों, कम से 3 वर्ष तक इन्हें पनपाया। और संस्था वन्य जीव संरक्षण, सुरक्षा स्थलों की सुरक्षा और विकास में 3 वर्ष तक उत्कृष्ट कार्य किया हो। अगर कोई व्यक्ति है तो वन विकास, संरक्षण और वन सुरक्षा में कार्य करने वाला व्यक्ति है, जैसे जिसने अपनी भूमि पर 5,000 या इससे अधिक पौधों को रोपित कर कम से कम 3 वर्ष तक विकसित किया है। फिर वनों की सुरक्षा और संरक्षण की असाधारण भूमिका निभाई है। फिर वन्य जीव सुरक्षा और संरक्षण में कार्य करने वाला व्यक्ति, तो वन्य जीवों की शिकारियों से रक्षा, घायल जीवों को समय पर राहत पहुंचाकर उनका जीवन बचाया तथा एक अपराध की रोकथाम में उत्कृष्ट प्रयास किया। तो ये थे। फिर है कुछ प्रोजेक्ट्स और उनको देखें तो फिर अगली कौन सी है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। तो 15 जिलों में चल रही थी जीका के द्वारा। 10 मरुस्थलीय जिले हैं जिसमें, और 5 गैर मरुस्थलीय जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सिरोही, जयपुर है। ठीक है, तो 5 तो गैर मरुस्थलीय और 10 मरुस्थलीय। गैर मरुस्थलीय में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सिरोही, जयपुर, और मरुस्थलीय में है जोधपुर डिवीजन, अदर वेस्टर्न अरावली रीजन। ठीक है, इसमें अपने क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया है 7 वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, फुलवारी की नाल, जयसमंद वन्य अभयारण्य, सीता माता, बस्सी, कैला देवी और रावड़ी टॉडगढ़। फिर राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना, तो एएफडी के द्वारा चल रही है, और 13 जिले हैं जिसमें सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, भरतपुर, बारां, बूंदी, झालावाड़, कोटा, जयपुर, दौसा, अलवर, भीलवाड़ा, टोंक। 6 वन्य संरक्षित क्षेत्र हैं इसमें वन्य जीव, जिसमें रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व बूंदी, भैंसरोडगढ़ सेंचुरी चित्तौड़, और केवलादेव उद्यान भरतपुर, बीसलपुर टोंक, उम्मेदगंज पक्षी, कोटा, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। फिर काजरी, काजरी क्या है, सेंट्रल एडिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1952 में मरु वनीकरण केंद्र जोधपुर में बना। 1957 में मरु वनीकरण एंड मृदा संरक्षण केंद्र के रूप में इसको स्थापित किया। फिर 1959 में पूर्ण संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद न्यू दिल्ली के अधीन इसे केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था काजरी के रूप में बना दिया गया। इसके 5 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हैं। विभिन्न कृषि जलवायु स्थितियों में स्थानांतरित समस्यानुगत अनुसंधान हेतु हैं, जो कि हैं भुज में है एक, तो एक बीकानेर में है, एक जैसलमेर में है, एक पाली मारवाड़ में और एक लेह में है। तो इसके 5 अनुसंधान केंद्र कहाँ पे हैं? भुज, बीकानेर, जैसलमेर, पाली मारवाड़ और लेह में। फिर एक an agri ecotourism park has been developed in the institute, which was inaugurated on the institute's foundation day 1 अक्टूबर 2023. The park is spread over 8-hectare area and distributed into 32 blocks. 150 plant species are arid vegetation, local tree species, medicinal plant and cacti. फिर MBPGR, तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और 10 रीजनल स्टेशन है इसके। ठीक है, स्टेबलाइज हुआ था 1965 में काजरी कैंपस में। फिर अगला, काजरी ने फलों ने अगला है, काजरी ने फसलों में रोगों से लड़ने के लिए तैयार किया विशेष उत्पाद, मरुस्थल की फसलों के लिए मरुस्थलीय सेना। ठीक है, तो इसने कुछ किया है। तो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएशन एट जोधपुर इन राजस्थान 1985 में। कौन सा? एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट is the one of the institutes of Indian Council of Forestry Research and Education working under the Ministry of Environment. ठीक है, वो है। फिर कादरी ने 2 साल शोध के बाद थार में कैमोमाइल चाय की खेती तकनीक विकसित की। ठीक है, कैमोमाइल चाय की खेती। तो ये सब है। फिर राजस्थान बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है एक, तो अर्थ समिट 1992 के द्वारा लागू हुई, 92 के बाद लागू हुई 1993 में, CBDI 94 में। फिर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया 2002 में, लागू हुआ 2003 में। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी आई 2003 में, हेड को ऑफिस है इसका चेन्नई में। इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2010 में। फिर हमने धारा 63(1) के तहत राजस्थान बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल लाए 2010 में, और 2 मार्च 2010 को। फिर राजस्थान बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बनाया हमने 14 सितंबर
2010 को ही। लोकल लेवल पे बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनाई हमने, तो वो बनाई, ठीक है। फिर हमने देखे तो बोर्ड है, बोर्ड का स्ट्रक्चर है, इसमें चेयरमैन होते हैं, जो होते हैं, फर्स्ट थे टी श्रीनिवास, 12 जुलाई 2010 को। करंट में श्री अरिंदम तोमर, अरिंदम तोमर है इसके चेयरमैन। फिर मेंबर होते हैं, नॉन ऑफिशियल होते हैं 5 तो, और कुछ होते हैं एक्स ऑफिशियो, जैसे डायरेक्टर एग्रीकल्चर, डायरेक्टर आयुर्वेद, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, कमिश्नर ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट और सेक्रेटरी, ये सब। फिर बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट, तो जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37(1) के तहत प्रावधान है। फिर राज्य सरकार स्थानीय निकायों के परामर्श से समय समय पर आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित कर अधिनियम के तहत इनको बनाएगी। जैसे राजस्थान में है आकलवुड फोसल पार्क जैसलमेर, केओड़ा की नाल उदयपुर, रामकुंड उदयपुर, नाग पहाड़ अजमेर और छपोली मनसा माता झुंझुनू। तो ये हैं, कौन कौन सी हैं? आकलवुड फोसलपा जैसलमेर, केवड़ा की नाल उदयपुर, रामकुंड उदयपुर, नाग पहाड़ अजमेर, छपोली मनसा माता झुंझुनू। जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचना हेतु प्रस्तावित 5 स्थल कौन कौन से? रामदेवरा जैसलमेर, सावंता जैसलमेर, उन रोड बाड़मेर, मुंगेरिया बाड़मेर, लोहारगल झुंझुनू। तो ये प्रस्तावित है, रामदेवरा, सावंता जैसलमेर, रामदेवरा जैसलमेर, उन रोड बाड़मेर, मंगोरिया बाड़मेर, लोहारगल झुंझुनू। फिर बायोडायवर्सिटी पार्क, तो ये है गांधार उदयपुर, बायोडायवर्सिटी पार्क गांधार उदयपुर 2016 में। फिर है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, 22 मई को मनाया जाता है। थीम थी बी पार्ट ऑफ द प्लान, इनको हटाओ। राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है एक, तो जल अधिनियम 1974, तो जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 4 के तहत गठित है। 7 फरवरी 1975 को गठन किया गया है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र है ये। जल प्रदूषण प्रदूषण नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977 को अधिनियमित किया है इसने। चेयरपर्सन है इसके अपर्णा अरोड़ा। रीजनल ऑफिस है इसके 25। और राजवायु ऐप है, जो मोबाइल एप्लीकेशन एक वास्तविक समय के आधार पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर शहरों के वायु गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के लिए राजवायु, राजस्थान की वायु कैसी है उसके लिए। फिर है पर्यावरण संरक्षण में स्थानीय समुदाय की भूमिका, तो बिश्नोई, तो सिर साटे रूक रहे तो भी सस्ता जान, जाम्बोजी द्वारा अपने अनुयायियों के लिए 29 नियम दिए गए। अधिकांश पर्यावरण के साथ सहचारिता बनाए रखने पर बल देते हैं। हरे वृक्षों को काटने और पशुवध पर पाबंदी करते हैं। सन 1730 में जोधपुर महाराजा अजय सिंह ने एक विशाल महल बनवाने की योजना बनाई। दीवान थे गोवर्धन दास भंडारी। और भाद्रपद शुक्ल दशमी 1730 में खेजड़ली में, भाद्रपद शुक्ल दशमी। तो नेतृत्व अमृता देवी ने किया। 3 पुत्रियां आसू, रत्नी, भागुबाई और पति था रामू खोड़। तो पुत्रियां थी आसू, रत्नी, भागुबाई, पति रामू खोड़। पुरुषों का नेतृत्व किया था अणदोजी ने, तो और उदोजी ने और कान्हा जी ने। कुल 363 विष्णुइयों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। शहीद स्मारक बनाने की घोषणा की है और इनके नाम से पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिए जाते हैं। फिर खड़ाना में साके हुए थे 1661 में जोधपुर के रामसड़ी गांव में कर्मा और गौरा ने किया था। फिर 1700 में मेड़ता के पोलावास गांव में बुच्चो जी ने किया था। 1730 में जोधपुर के खेजड़ी गांव में अमृता देवी सहित 363 लोगों ने किया था। तो खड़ाना यानी साका, जोधपुर में, मेड़ता में, फिर जोधपुर में। फिर भैरवदेव डाकव सोनचुरी, तो अलवर जिले के 5 गांवों के निवासियों ने 1200 हेक्टेयर वन क्षेत्र को भैरवदेव डाकण सेंचुरी घोषित किया है, जिसमें उनके अपने नियम कानून है। कौन से? भैरवदेव डाकव सेंचुरी, सॉरी डाकण नहीं, डाकव। फिर औरण क्या है? राजस्व विभाग द्वारा प्रदेश के औरण भूमियों का सीमांकन और संरक्षण किया जाएगा। औरण होते हैं पवित्र वन क्षेत्र, ठीक है। फिर हरियाणा में जैसे तीर्थ वन, समाधि वन और गुरुद्वारा वन, ये हैं। असम में थान कहते हैं, मिजोरम में मागमुंड कहते हैं, सिक्किम और अरुणाचल में गुम्फा कहते हैं, तमिलनाडु में कोकिल नाडु
और हिमाचल उत्तराखंड में देववन कहते हैं, महाराष्ट्र में देवराई कहते हैं। ठीक है, अब स्टेट सिंबल देख लेते हैं राजस्थान के। तो कैमिल है एक, तो 2014 में आया था स्टेट एनिमल। वाइल्ड में है चिंकारा 1981 में। वर्ड है गोडावण 1981 में। केजड़ी केजड़ी है ट्री है 1981 में। स्टेट फ्लावर है रोइडा 1983 में। तो ये है। तो कैमिल 2014 में, चिंकारा 1981 में। तो कैमिल है डोमेस्टिक एनिमल, और चिंकारा वाइल्ड में। बर्ड है गोडावण, ट्री है खेजड़ी, और स्टेट फ्लावर है रोहिड़ा। तो ये सब।